सबको नमस्कार। सत्यम, आवाज मेरी आ रही है क्या? ये सर आवाज आ रही है ये आपकी आवाज आ रही है। तो सबसे पहले मैं किरण को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की अगर आप रूल्स थोड़ा-सा बता दें, नियम बता दें कि किस तरीके से हम अपना विचार रख सकते हैं। हमारे आज के पैनलिस्ट हैं श्री अश्विनी पालीवाल जी, जिनका 2 दशक से ज़्यादा पंचायती राज के ऊपर अध्ययन एवं एक्सपीरियंस है। हमारे साथ पुष्पा जी भट्ट मैडम है, आप सरपंच हैं। कौन सी पंचायत? और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जिला प्रमुख मैडम बूंदी से। हमारे साथ राम प्रसाद हर्ष जी हैं, जो इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट करेंगे। हमारे साथ मंजू राजपाल मैडम जोड़ने वाले हैं। आज क्या है कि मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम अति आवश्यक अभी उद्घाटन में मैडम गई हैं, तो मैडम ने हमें फ़ोन करके बताया कि जैसे ही वहाँ से फ्री होंगे, मंजू राजपाल मैम जुड़ेंगे। हमारे साथ आज सुंदराम मीना साहब, जो जॉइंट सेक्रेटरी प्लानिंग है सेक्रेटेरिएट में, वो भी जुड़ने वाले हैं। आज मैं एफईएस फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी एवं उर्मूल संस्थान के तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के पीछे काफी सारे हमारे संस्थान जुड़े हुए हैं, जैसे चेतना संस्थान, जीवीएनएमएल, टॉक, सृजन, प्रयत्न समिति। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम पंचायत संस्थानों को मजबूती प्रदान करें, जिससे सस्टेनेबल पंचायत के तरफ जो आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है, हम उसके तरफ इस कार्यक्रम को ले जाएं। तो मैं राम प्रसाद हर्ष जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना प्रारंभिक साथियों, सभी साथियों को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? जी राम प्रसाद जी, आपकी आवाज आ रही है। पीछे थोड़ा डिस्टरबेंस है, बट आप आवाज तो आ रही है जी। चलो, आप अपना वीडियो ऑन कर लेंगे प्लीज। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आपको सबको मालूम है सर, एक सेकेंड। किरण, अश्विनी जी का एक मैसेज आया था कि उनको हमारी आवाज नहीं जा रही है। सर, एक बार आप अनम्यूट करेंगे क्या? हाँ, कर लेंगे सर। अश्विनी जी। नहीं शांतनु, अश्विनी सर को अगर हमारी आवाज नहीं आ रही है तो उनके साइड पे कुछ इश्यू होगा, क्योंकि वो उनके अनम्यूट करने से उनको नहीं सुनाई देगा। अदरवाइज उनको सुना, आवाज तो हमारी जा रही थी। तो अश्विनी सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक बार ही लॉग इन कर सकते हैं, क्यों अदरवाइज तो हमारी आवाज। आप एक बार सर अपने सिस्टम का जरा वॉल्यूम भी चेक कर लेंगे अश्विनी सर प्लीज। नाम बताना। अश्विनी सर, आपको आ रही है हमारी आवाज? आप चैट में भी लिख सकते हैं। किरण, हाँ बोलिए सर। चंद्रावती जी कंवर, एक बार आप देखना ना, वो उनको जोड़ना। जिला प्रमुख बूंदी, इसी नाम से लॉग्ड इन है शांतनु।
कहाँ ज्वाइन किया? किस नाम से वो यस नहीं मैम, नहीं ज्वाइन किया। जो नहीं नहीं है वो एक्चुअली उनका नाम हिंदी में है, तो लिस्ट में आखिरी में उनको प्रमोट टू पैनलिस्ट किया है अभी जस्ट। ओके। अश्विनी सर, आपका अभी तक वीडियो तो चल रहा था, एक बार आप अपना वीडियो और अनम्यूट। अच्छा, अश्विनी सर निकल गए हैं, तो वो अभी वापस ज्वाइन करेंगे। शांतनु, जब तक अश्विनी सर ज्वाइन करते हैं, मैं थोड़ा एक बारी थोड़ा जो नियम है वो थोड़ा बता देती हूँ जूम का। सारे जो पैनलिस्ट हैं यहाँ पे, आप सब अपनी अपनी जब भी आपको अपने प्रेजेंटेशन में जरूरत पड़े, आपकी बातचीत में जरूरत पड़े, तो आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन शेयरिंग राइट्स आपके पास है। किसी भी अटेंडी को अगर कोई क्वेश्चन करना है तो यहाँ पे Q&A करके एक नीचे में आप देखेंगे, नीचे की तरफ में आपके जो जहां से आप खुद को अनम्यूट करते हैं, म्यूट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, वहां आपका चौथा जो डब्बा है वो Q&A करके है। वहां पे अटेंडीज अपने सवाल दे सकते हैं। सत्यम हमारी तरफ से उसको कोऑर्डिनेट करेंगे। एक बार जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके तरफ से सवाल आएगा और हमारे पैनलिस्ट जब उसका जवाब दे देंगे तो वो आंसर्ड में आ जाएगा। उसके अलावा पैनलिस्ट अगर अटेंडीज का कोई भी सवाल हो तो वो हम सत्यम को भेज सकते हैं अपना चैट के थ्रू। शेयरिंग स्क्रीन का जितना भी कंट्रोल्स है वो सारे पैनलिस्ट और होस्ट एंड को होस्ट के साथ है। बस इतना ही है। अगर कहीं पे भी किसी को कुछ कंफ्यूजन होता है तो वो सत्यम को मैसेज कर सकते हैं, या शांतनु के साथ, जिस तरीके से शायद काफी सारे लोगों को ये चैट का थोड़ी अगर कहीं भी तकलीफ पड़े तो वो कॉल कर सकते हैं शांतनु को। सत्यम, एनीथिंग एल्स टू ऐड? सभी से विनती है कि पैनलिस्ट जो हैं सबसे विनती है कि जब आप बात करें तब अपने माइक को ओपन करें, और बात जब आप कर ले तब आप म्यूट कर ले, ताकि आपके आसपास का आवाज जो है वो सभी को सुनाई ना दे। एक और चीज है कि जब कोशिश करें, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अगर नेटवर्क अच्छा है तो कोशिश करें अगर हो सके तो कैमरा जरूर ऑन रखें जब आप बात कर रहे हैं। एक बार ही अश्विनी सर का देख लेंगे सत्यम, अगर वो आ गए हैं तो किरण उनको ऐड करके देन हम आगे बढ़ सकते हैं। किरण किरण जिला प्रमुख मैडम बूंदी से, उनका ना अनम्यूट हो रहा है ना वीडियो ऑन हो रहा है। शांतनु, यहाँ से हमारे तरफ से कोई कंट्रोल में इश्यू नहीं है। उनको या तो हम बोल सकते हैं मोबाइल से एक बार कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे तरफ से सारे पैनलिस्ट को वीडियो और ऑडियो ऑन करने का ये है। आप लोगों ने भी जब ज्वाइन किया तो हमको यहाँ से कुछ एक्टिवेट नहीं करना पड़ा है। मैं एक बार ही आज तो अनम्यूट कर सकती हूँ चंद्रवती कंवर जी को, और वो एक बार ही बोलने की कोशिश करें तो शायद हमको पता चले। पर हमारे तरफ से यहाँ पे कोई भी कंट्रोल ये मतलब हमारी तरफ से कोई भी कंट्रोल रोका नहीं गया है, वो सारा एक्टिव है सारे पैनलिस्ट के लिए। अश्विनी पालीवाल सर आ गए हैं। सत्यम, मैं उनको प्रमोट एज अ पैनलिस्ट कर रही हूँ, और फिर हम चेक कर सकते हैं कि उनको सुनाई दे रहा है क्या। और वो अश्विनी सर, आप एक बार ही खुद को अनम्यूट करके और हाँ जी, अभी आवाज आ रही है। जी, थैंक यू सर। तो अश्विनी सर, एक बार ही आप अपना वीडियो और ऑडियो प्लीज चेक कर लेंगे। हाँ जी, आप बोलिए सर। हाँ कुछ हाँ हाँ, अभी आवाज आ रही है, बीच में है म्यूट हो गया। जी, परफेक्ट। ठीक है। तो चंद्रवती कंवर जी, आप भी एक बार खुद को लॉग आउट करके लॉग इन करने की कोशिश कर सकती हैं प्लीज, क्योंकि हमारे तरफ से कुछ भी कंट्रोल्स रोके नहीं गए हैं। अश्विनी सर, आप खुद को म्यूट कर लेंगे प्लीज। हाँ जी, थैंक यू सर। शांतनु, थोड़ा समझाएंगे कैसे करें, अभी स्टार्ट करें, क्या करें? मैं हर्ष, राम प्रसाद हर्ष जी को
को रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अपना आज का कार्यक्रम को प्रारंभ करें। सभी साथियों को नमस्कार। और आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज लोग पंचायती राज लागू हुआ, उसको 30 वर्ष होने को जा रहे हैं। आज 30 वर्ष हो गए हैं। संविधान में 73 संविधान संशोधन किया गया और उस संशोधन 1992 में किया गया था और 92 में करके और 1943 24 अप्रैल को इसको लागू किया गया था। और ये लागू करने का जो उद्देश्य था कि ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो। और 24 अप्रैल 1993 के बाद ग्राम पंचायतों को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। उस संवैधानिक दर्जा का मतलब यह है कि ग्राम पंचायत जो त्रिव्यवस्था व्यवस्था लागू की, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसका मायने ये था कि ग्राम पंचायत अपनी ग्राम पंचायत का विकास करने के लिए कोई भी अपनी संवैधानिक रूप से प्रस्ताव पारित करके उस निर्णय को ले सकता है और उसे कानूनी दर्जा प्राप्त दिया गया। इसका मतलब यह है कि एक ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र का चहुमुखी विकास करने के लिए वो स्वतंत्र है। जो उसके उस ग्राम पंचायत में वोटर है, वो सारे ग्राम पंचायत में ग्राम सभा को भी एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसमें जो भी ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करेगी उसको सरकार को मान्य है। लेकिन आज 30 वर्ष के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत का जितना विकास होना चाहिए था, वो विकास उतनी गति से नहीं हो पाया। उसके कई भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ग्राम पंचायतों जो मुख्य विकास होना चाहिए वो विकास हुआ है। जैसे सड़कों का हुआ है, स्वास्थ्य का हुआ है। लेकिन आज देख रहे हैं कि आज हमारे क्षेत्र की चारागाह की क्या स्थिति है, क्योंकि एक चारागाह को भी अपने को विकसित करना एक ग्राम पंचायत की भूमिका है। वहां के जो लोग हैं वो स्वस्थ है या नहीं है, उसको विकसित करना भी हमारी एक ग्राम पंचायत का एक बड़ा रोल है। तो इन सभी व्यवस्थाओं को, स्थानीय जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कैसे समाधान किया जा सके और वहां के गांव के लोग बैठकर और उसी को समस्या का समाधान का रूप देते हैं और उसको सरकार मानती भी है। तो ये एक जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था, आज के दिन दिया गया था, 24 अप्रैल को दिया गया था और आज 30 वर्ष हमारे इस व्यवस्था को लागू हो गए हैं। अब ग्राम पंचायत के अंदर जितनी भी कृषि के कार्य होने हैं, क्या कार्य कृषि के होने हैं, वो सारे प्रस्ताव कृषि के अंदर लिया जा सकता है। इसी तरीके से अगर गांव के अंदर हमारे चारागाह डेवलपमेंट करना है तो वो इसी के तहत हम लोग ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित करके हम ले सकते हैं। लघु सिंचाई के लिए हमारे लिए क्या क्या साधन होने चाहिए ग्राम पंचायत के अंदर, उस पर विस्तार से चर्चा करके हम उसकी कार्य प्लानिंग बनाकर ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करके हम उसको प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। पशुपालन जो हमारा राजस्थान, और जबकि मैं जिस कोलाई तहसील में रहा हूं और बल्कि राजस्थान पूरे में ही पशुपालन का बहुत बड़ा जीविका का साधन रहा है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उस पर ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर अपने क्षेत्र के बारे में सोच सकती है। और जो दूध उत्पादन है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है, दूध पालकों की क्या सुविधाएं दे सकते हैं, ये सारे भी उसमें प्रस्ताव किया जा सकता है। सामाजिक व्यवस्थाओं पर हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे सामाजिक व्यवस्था में सरकार का कानून बना रहा है कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, और उस बाल विवाह अगर ग्राम पंचायत में होता है तो उसकी व्यवस्था को भी देखने के लिए ये अपनी ग्राम पंचायत है जो जिम्मेदार होती है कि अपने ग्राम पंचायत के अंदर कोई बाल विवाह नहीं हो रहा है, उसे पहले प्लानिंग करे, योजना करे। जैसे अक्षय तृतीया आ गई है, अक्षय तृतीया पर जैसे पश्चिमी राजस्थान में तो एक परंपरा है कि आबू सवा मानते हैं। उस आबू सवा में बहुत सारी शादियां होती है जो बाल विवाह हो जाती है। तो वो बाल विवाह रोकने के लिए ग्राम पंचायत सक्षम है, संवैधानिक अधिकार है, उसको पालन कर सकती है। इस रूप में भी हम सोचते हैं कि उस ग्राम पंचायत को कैसे सशक्त बनाया जाए, क्योंकि संविधान में उसको पूरा उसको दे रखा है, अधिकार दे सकता है। हम लोग लघु उद्योग
कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर भी बात हम कर सकते हैं। साथ में साथ ही आपको ये भी मैं बता दूं कि सन 1947 में हमारा देश जब आजाद हुआ था, तो महात्मा गांधी उस मतलब आजादी के दिन जब जश्न मना रहे थे, तो महात्मा गांधी उसमें शामिल नहीं थे। महात्मा गांधी इसलिए शामिल नहीं हुए थे कि महात्मा गांधी के जिंदगी के दो बड़े उद्देश्य थे। एक तो स्वतंत्रता दिलाना था, दूसरा था कि ग्राम स्वराज। तो उन्होंने स्वतंत्रता तो दिला दी थी, और स्वतंत्रता के दिलाने के बाद जो ग्राम स्वराज की जो सब उनकी कल्पना थी, वो कैसे लागू हो, उस समय बंगाल में किसी गांव में कार्य लगे हुए थे। तो यहाँ पर जो मैं चर्चा कर रहा हूँ लघु उद्योग की, तो लघु उद्योग का मतलब है कि गांव में किस तरह हमारे लघु उद्योग लगे, कैसे खादी को बढ़ावा मिले, कैसे हाथ को काम मिले, वो सारी भी तैयारी एक अपनी ग्राम पंचायत को करना चाहिए और उसे आगे बढ़ाना चाहिए। अब हमारे पास में ग्रामीण आवास है, वो ग्रामीण आवास के लिए भी सरकार बहुत बड़ी योजना लेकर बीच में आई है। जैसे आपको पता है प्रधानमंत्री आवास योजना, उस आवास योजना में किस तरह के मकान बन रहे हैं, कैसे लोगों को बन रहे हैं, उसमें ग्राम पंचायत को भी एक्टिव से और वहां के जो वोटर हैं उनकी भी रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सक्रिय रूप से भाग लें, और उसको जो जरूरतमंद है ग्राम पंचायत ये तय करे कि उस जरूरतमंद को ही लोगों के मकान बने। पानी में जो शुद्ध पेयजल है वो सभी को मिलना एक अधिकार है, राइट्स है। तो उस पेयजल शुद्ध रूप से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ग्राम पंचायत को यह अधिकार दिया गया है कि वो पेयजल की एक स्कीम बनाए और ग्राम पंचायत उसके प्रस्ताव पारित करे और लोगों को शुद्ध जल की जो व्यवस्था वो करे। इसी तरह ईंधन और चारा है वो भी करे, यानी कि उस ग्राम पंचायत में जो रहने वाले लोग हैं इस तरह से वो अच्छी तरह से अपनी जीविका उपार्जन कर सके, अपनी व्यवस्थित जिंदगी को चला सके। वो सारे अधिकार उस ग्राम पंचायत को दिए गए हैं, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो उस संवैधानिक दर्जे को हम अच्छे से ग्राम पंचायत लागू करें। इसी 30 साल के बाद आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ ये अच्छा अवसर है। और अब इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए, शायद मंजू राजपाल जी तो अभी तक नहीं जुड़े, तो उसके बाद मैं शायद अश्विनी जी को, अगर है लाइन पर, हेलो सर अश्विनी जी हैं। हाँ, तो मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मैं अश्विनी जी को कहूंगा कि वो आगे के अपने बात रखे। अश्विनी जी। धन्यवाद राम प्रसाद जी। आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ, आवाज आ रही है? सर आ रही है। ठीक है, तो धन्यवाद राम प्रसाद जी। ये जो आज का वेबिनार बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है, और एफईएस ने जो वेबिनार आयोजित की है, हमें लगता है कि ये हमें पंचायती राज को सस्टेनेबल बनाने के लिए और इसको और मजबूत दिन को हम याद कर रहे हैं। आप सभी साथी जो जुड़े हैं, आप सभी को मेरा नमस्ते और पंचायती राज दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। जितने भी साथी जुड़े हैं, सभी साथी किसी न किसी रूप में पंचायती राज को सशक्त करने और आम राय से फैसला लेने के हक में आप सब लोग हैं। हमें लगता है कि ये जो पंचायती राज दिवस आज हम मना रहे हैं, तो हम जो शासन की शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण हुआ है उसको हम याद कर रहे हैं, और आगे ये जो ग्राम पंचायत तक जो शासन चलाने की शक्तियां मिली है उसका उपयोग हमारे जो पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं वो किस रूप में करते हैं, इसके ऊपर भी हम कुछ बातचीत करेंगे। साथियों, जैसे कि भारत की स्वतंत्रता के बाद समय समय पर जो शासकीय शक्तियां हैं उनका विकेंद्रीकरण हुआ है। पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार, वहां से सरकार चलती थी, लेकिन अब एक तीसरी सरकार बन गई है और उनको
शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गया है, तो ये तीसरी सरकार जो गांवों की सरकार है वो भी अब उसका दर्जा भी अब सरकार के बराबर ही है। तो ये और जो ग्राम स्वराज की कल्पना हमारे संविधान में की गई है उसको साकार करने के प्रयास भी हुए हैं। और ये जो पंचायती राज जो लागू हुआ, हमारा सौभाग्य है कि 1959 में पंडित नेहरू जी ने दीप जलाकर नागौर से ये पंचायती राज की स्थापना की थी और इसकी शुरुआत भी की है। तो राजस्थान पंचायती राज को लागू करने में सिरमौर रहा है। ये जो सारी शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण हुआ है, कई कमेटियां बनी और उसके बाद में ये जब सामने आया कि गांव के लोगों को अपनी जो काम पूरे करवाने हैं या सरकार के पास जाना है तो वो बहुत दूर है, इसलिए सरकार को गांव के नजदीक लाया जाए, यानी शासकीय शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना जरूरी है। इसलिए 1992 में ये 73वां संविधान संशोधन किया गया और वो 24 अप्रैल 1993 से वो लागू। तो आज हम इसीलिए उस दिन को याद करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं और ये जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ है ये असल में लागू हो, जनता इससे लाभान्वित हो, इसके लिए हम आगे और बातचीत भी करेंगे और हम सब इस काम में लगे हुए हैं। और आप सभी जानते हैं कि राजस्थान सरकार ने भी अपना राजस्थान पंचायती राज अधिनियम बनाया और वो 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। और क्योंकि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम ने भी जो 73वें संविधान संशोधन के जो भी प्रावधान थे, महत्वपूर्ण प्रावधान थे, उन सबको अपने अधिनियम में समावेशित किया है और भी कुछ चीजों को जोड़ा है, जैसे वार्ड सभा को राजस्थान सरकार ने अपने अधिनियम में जोड़ा है। और अब तो खैर जो 33% 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं का आरक्षण था, राजस्थान सरकार ने अब उसको 50% भी कर दिया है। तो ये पूरा जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम जो बना है उसमें 73वें संविधान संशोधन में जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया था और जो प्रावधान बनाए गए थे वो सारे प्रावधान राजस्थान पंचायती राज अधिनियम ने अपना लिए हैं, लागू किए हैं और उसी के आधार पर राजस्थान में पंचायती राज का जो पूरा प्रणाली है वो चल रही है। तो ये जो इस संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को, पंचायती राज की संस्थाओं को स्वशासन के अधिकार प्राप्त हो गए हैं। हम सब जानते हैं कि स्वशासन से हमारा मतलब है कि वो सक्षम है निर्णय लेने में, वो सक्षम है, यानी उनको किसी सरकारी अधिकारी की तरफ नहीं देखना या उनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। जो तीनों ढांचे हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, पंचायती राज की ये तीनों संस्थाएं सक्षम है निर्णय लेने में और शासन चलाने। हम अगर ग्राम पंचायतों की बात करें तो ग्राम पंचायत की जो सभा है, वार्ड पंच और सरपंच, ये अपनी सभा में जो भी निर्णय करते हैं उन निर्णयों का क्रियान्वयन ये
ये सभा कर सकती है। विकेंद्रीकरण का मतलब ये कि भाई शासन चलाने का उनके पास ये अधिकार है कि वो अपनी पंचायत का शासन चला सकते हैं। अब शासन चलाने का मतलब हम सब जानते हैं कि लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, बुनियादी आवश्यकताएं हैं, वो पूरी हो। और लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ग्राम पंचायत के पास ये अधिकार आ गया है कि वे निर्णय करें और अपनी पंचायत के लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करें। पहले अगर बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए हमें जयपुर तक गुहार लगानी होती थी, अब हमें ये गुहार या ये बात हम अपनी ग्राम पंचायत में कर सकते हैं। और ग्राम पंचायत ये तय कर सकती, भाई ठीक है इतना हम कर सकते हैं, इसके आगे पंचायत समिति से हम अनुरोध करके ये काम करते हैं। पंचायत समिति अभी ये तय कर सकती है कि हमारे पास ये अधिकार अभी नहीं है तो हम जिला परिषद से करवाएं। लेकिन लोगों के जो सामाजिक सुरक्षा है या उनके जो अधिकार हैं और उनको जो पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, रोजगार, ये आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अब हमें अन्यत्र सरकारों के पास जाने की इतनी आवश्यकता नहीं है। अब हमारा ये जो शासन है वो हमारे बिल्कुल नजदीक है और हम उस नजदीक तो हम जा सकते हैं, हमारी पंचायत में, पंचायत समिति में, जिला परिषद में, इतना दूर नहीं है और हम हमारे आवश्यकताओं को पूरा करवा सकते हैं। अब हमें जाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती है क्योंकि ग्राम पंचायतें और पंचायत समिति और जिला परिषद ये स्वयं समय समय पर उनकी अपनी बैठक आयोजित करके जो भी लोगों की आवश्यकताएं हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, उनको पूरी करने के लिए ये ढांचे, ये पंचायती राज संस्थाएं खुद प्लान बनाती है और लोगों को सर्व करती है, लोगों को उसका फायदा दिलाती है। तो ये अगर हम इसको इस रूप में देखें कि सत्ता का जो विकेंद्रीकरण हुआ है वो विकेंद्रीकरण सत्ता चलाने के लिए तो है, और सत्ता किसके लिए चलती है? सत्ता लोगों के लिए है। तो लोगों के लिए जो लोगों के अधिकारों को पूरा करने के लिए जो शक्ति पहले ग्राम पंचायतों के पास नहीं थी वो अब ग्राम पंचायतों के पास आ गई। और ये जो पंचायतों का और पंचायती राज का काम क्या है? मूल रूप से लोगों का विकास और गांव के विकास का उनका काम है। तो जो प्लान बनाते हैं, जो काम करते हैं, वो लोगों के विकास के लिए ही। और लोगों के विकास क्या है इसके ऊपर हम सब जानते हैं कि लोगों का मानवीय विकास और उनकी सामाजिक सुरक्षा और भौतिक विकास। तो ये सारे ये काम करने के लिए पंचायतों के पास अधिकार तो आ गए। अब जब अधिकार आ गए और शासन चलाना है तो पंचायतें को कुछ पैसे की भी आवश्यकता होती है। तो उसके लिए सरकार ने अपना एक पूरी व्यवस्था बनाई है। पंचायतें खुद तो कुछ पैसा इकट्ठा कर ही सकती है, लेकिन सरकार से पैसा प्राप्त करने का भी उनका अधिकार है, क्योंकि जनता के द्वारा
जो पैसा दिया जाता है जनता के विकास के लिए, वो पैसा पंचायतों के पास अभी नहीं आ रहा है। वो सरकार में, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में वो जमा हो रहा है, और हम सब लोग टैक्स के माध्यम से अपने विकास के लिए पैसा तो सरकार को देते हैं। तो वो जो पैसा जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास जा रहा है, ग्राम पंचायतें उस पैसे में हक रखती है, क्योंकि करीब 60% लोग गांव में रहते हैं। तो ये जो उनका जो हक है, उस पैसे को ग्राम पंचायतें केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करती है, और अपने प्लान के आधार पर वो उस पैसे को, वो पैसा उनके पास आता है ग्राम पंचायतों में, और ग्राम पंचायतें खर्च करती हैं। ग्राम पंचायतों की का अधिकार है कि वे खुद भी पैसा इकट्ठा करें, यानी कुछ टैक्स लगा के या और किसी भी प्रकार से पैसा इकट्ठा करें। वो पंचायतें कर भी रही है, तो ये उनके पास अधिकार आ गया है कि वो खुद भी पैसा रेज कर सकती है, अपना कोष इकट्ठा कर सकती है। सरकार ने भी एक ई ग्राम पंचायत पोर्टल की स्थापना की, क्योंकि पारदर्शिता की भी जरूरत है। और ये ई ग्राम पंचायत पोर्टल जो है, इसके माध्यम से क्रियान्वयन, निगरानी और जवाबदेही जो है वो सुनिश्चित की जा रही है। आप सभी इससे परिचित हैं। ये जो ग्राम पंचायत का ई पोर्टल है, ई ग्राम पंचायत पोर्टल, तो वो हमें कई सारे कामों को क्रियान्वयन में सहयोग भी करता है। अब पंचायतें काम क्या करेगी, ये तो खैर अपन ने बातचीत की है कि पंचायतें लोगों के विकास के लिए काम करेगी, ग्रामीण विकास के लिए काम करेगी। लेकिन फिर भी जब शासन चलता है, तो शासन के चलाने के अंतर्गत कुछ कामों की सूचियां निर्धारित की जाए। आप जानते हैं कि एक केंद्र सरकार के काम की सूची है, एक राज्य सरकार के काम की सूची है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है। अब ग्राम पंचायतों को जब शासन चलाने का अधिकार दिया है, तो ग्राम पंचायतों को भी एक कार्यसूची बनाई। तो ग्राम पंचायतों की जो कार्यसूची बनी है, उसमें 29 विषय सौंपे गए, और वे 29 विषय, उन सारी बातों को इसमें समावेश किया है जो ग्रामीण जनों की सामाजिक सुरक्षा, मानवीय और भौतिक विकास के लिए ये पर्याप्त, यानी कोई ऐसा विषय छूटा नहीं है जो लोगों के जनजीवन को आसान करने के लिए ग्राम पंचायत के पास नहीं। तो ग्राम पंचायतों के पास जो सारे विषयों की सूची आ गई है, जिससे वो ग्रामीण जनता के विकास के लिए काम कर सकती है। अब हम थोड़ा ये सोचें कि ये जो पंचायती राज है, पंचायती राज लगा है, पंचायती और राज पार्लियामेंट के साथ ये नहीं है और विधानसभा के साथ ये नहीं लगा। अब पंचायती राज लगा, यानी पंचायती करो और शासन चले। पंचायती मतलब गांव में कोई भी काम करवाना है, उसके लिए आम राय होना जरूरी, क्योंकि आम राय से जो काम होंगे वो काम, आम राय अगर बनती है तो उसमें फिर विरोध जो है वो कम होगा और नहीं के बराबर।
आम राय का मतलब ये है कि गांव का एक कुछ लोग अपना मत प्रकट कर सकते हैं अगर किसी निर्णय के बारे में उनका मत अलग है, वो रख सकते हैं। तो चर्चा करने के बाद उनको कन्विंस किया जा सकता है और तर्क दिए जा सकते हैं कि क्या आपने जो बात रखी है वो बात क्या है और हम ये क्यों कह रहे हैं। तो अगर तर्क वितर्क के आधार पर, चर्चा के आधार पर, विश्लेषण के आधार पर वो भी उस बात को स्वीकार करेंगे कि हाँ यहाँ तक ठीक है, और कुछ बात ऐसी है जिसको सबको मानना है तो सब लोग उसको मानेंगे। तो ये आम राय बहुत महत्वपूर्ण है पंचायती राज में, क्योंकि ये शासन गांव के बिल्कुल नजदीक है, लोगों के नजदीक है। और आप जानते हैं कि ग्राम सभा है वो शासन चलाने की इकाई के रूप में भी उसको मान्यता है। यानी ग्राम सभा में आम राय करने के लिए पूरे वहां पर व्यवस्था है, लोग आते हैं और ऐसे लोग जो वयस्क, तो वयस्क लोग सब इकट्ठे होकर के अपने बारे में, अपने गांव के बारे में, अपनी पंचायत के बारे में वहां बातचीत करके और आम राय से निर्णय लेते और उन निर्णयों की का क्रियान्वयन, उन निर्णयों की अनुपालना करने की जिम्मेदारी हमारी पंचायती राज संस्थाओं की, यानी ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति और जिला परिषद। वहां पर हमारे जनप्रतिनिधि जो बैठते हैं वो प्लान बनाते हैं और क्रियान्वयन का काम भी करते हैं। पर गांव में हमें कहाँ क्या चाहिए और लोगों की स्थिति क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, आवास, सड़क, जंगल, चरागाह विकास, ये खेती विकास, इस सब के लिए गांव वाले ज्यादा जानते और वो तय कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर ये चाहिए। तो ये जो अधिकार है वो लोगों के पास है, तो लोग ग्राम सभा में ये सारी चीजों को निर्णय लेते हैं, तय करते हैं और उसके आधार पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीनों जो पंचायती राज की संस्थाएं हैं वे क्रियान्वयन का काम करती है और उसके ऊपर जो अन्य आवश्यकताएं हैं, बजट की आवश्यकता है, प्लान की आवश्यकता है, टेक्निकल चीजें हैं, उनको वो पूरा करके और लोगों के लिए काम करते हैं। और ये जो एक तरह से हमने बात की थी कि ग्राम सभा, तो ग्राम सभा में लोग स्वयं निर्णय करते हैं, इसलिए हमारा संविधान भी कहता है कि जनता का अधिकार, जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ये साकार हुआ है 73 संविधान संशोधन के बाद। इसके पहले जनता जो है वो अपनी बात कहती थी सरकार को जाके, पर उनके पास ये अधिकार नहीं थे। अब उनके पास ये अधिकार आ गया है कि वो जो निर्णय करेंगे वो मान्य होगा, यानी पार्लियामेंट जिस तरीके से निर्णय करती है बैठ करके, उस तरीके से ग्राम सभा जो निर्णय करेगी वो निर्णय भी सरकार को मानने पड़ेंगे, यानी ग्रामीण सरकार को भी और ऊपर की सरकारों को। और हेलो, हाँ जी, मैं अभी इसको समझ कर रहा हूँ। जो क्रांतिकारी जो एक तरह से पूरा जो संवैधानिक संशोधन हुआ है, संविधान संशोधन, ये ग्रामीण लोगों को, कमजोर वर्ग के लोगों को और महिलाओं को पंचायतों में शासन चलाने की भागीदारी देता है। खास करके महिलाओं
को अवसर मिला है कि वे भी अब पंचायतें चला रही है, शासन चला रही है। कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, SC ST OBC, उनको भी अधिकार प्राप्त हुआ। तो ये हम एक तरीके से उनको भी सारे वर्ग शासन चलाने में शामिल हुए हैं। और ये 74 अमेंडमेंट के माध्यम से, 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से नगर पालिकाओं में भी लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना को संवैधानिक मान्यता मिली। तो हमें लगता है कि आज के दिन को हम ये संकल्प को मजबूत बनाने के लिए हम ये दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल का दिन, क्योंकि हम याद करते हैं कि आज के दिन ये सारे प्रावधान बने हैं लोक विकेंद्रीकरण के, सत्ता के विकेंद्रीकरण के, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के। इसलिए हम इस काम को और मजबूती से लागू करेंगे और जो 73वें संविधान संशोधन के जो प्रावधान है उनमें हम सब मिल करके लागू करने के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। तभी पंचायतों की जो सस्टेनेबिलिटी है, जो टिकाऊपन है, वो बना रहेगा। और गांव के लोग खास करके उनकी चेतना जागृति भी जरूरी है। ग्राम सभा के लोगों की सम्मेलन आयोजित करने की आवश्यकता है ताकि ग्राम सभा के लोग अपने चेतना जागृत होकर के और पंचायतों के माध्यम से अपने गांव का विकास कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अश्विनी जी। अश्विनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से और विस्तार से बताया कि जो गांव की सरकार है वो गांव के पास है और बहुत नजदीक है, और एक गांव की लोग ही अपनी स्थानीय समस्याओं को पहचान सकते हैं, उसको निराकरण कर सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, अपनी चर्चा कर सकते हैं, उन चर्चाओं को, समस्या को हल कर सकते हैं। और टैक्स के माध्यम से जो हम पैसा देते हैं वो पैसा हमारा भी अधिकार है ग्राम पंचायत को भी कि उस पैसे पे उनको पैसा मिले और पैसा मिलता रहे। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात आपने कही कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले केंद्र सरकार के पास आपका प्रस्ताव जाता था, राज्य सरकार के पास जाता था प्रस्ताव। अब सरकार का प्रस्ताव लेने में ग्राम पंचायत सक्षम है, ग्राम पंचायत के पास वो सारे अधिकार दिए हैं जो आप सोच रहे हो कि शिक्षा में क्या आवश्यकता है, स्वास्थ्य में क्या आवश्यकता है, एग्रीकल्चर में क्या आवश्यकता है, और चारागाह भूमि विकास के लिए क्या आवश्यकता है। और सरकार इसके लिए बहुत अच्छे से प्रावधान किए हैं। जैसे चारागाह विकास करना है तो नरेगा के तहत सारा प्रावधान किया है बजट का कि आप चारागाह का विकास कर सकते हो। प्रधानमंत्री आवास योजना की सरकार है जिसमें आपको चाहिए कौन व्यक्ति है जिसके पास में आपके मकान की आवश्यकता है और वो मकान नहीं है, तो ये आप ग्राम पंचायत तय कर सकती है कि पहले किस व्यक्ति को मकान बनना चाहिए। यानी ये सरकार हमारे गांव की है, हम सरकार के लोग हैं, सरकार के वोटर जो उस गांव में रह रहे हैं वो निर्णय लेने में सक्षम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी से आपने जानकारी प्रदान की। और मैं आगे वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूं, ये हमारे चंद्र कुमारी जी हैं जो बूंदी से हैं, वो अपने ग्राम पंचायत वो अपनी बात जी जी नमस्कार, आवाज आ रही है? हेलो जी चंद्रावती जी हाँ नमस्कार। नमस्ते और बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के पंचायत दिवस पे। और जिला स्तर पे हम बात करेंगे अब। जिला स्तरीय जो अभी अश्विनी जी ने जैसे बात की कि 3 स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था है, उसमें से जिला स्तर पे जिला प्रमुख जी हमारे साथ मौजूद हैं और बूंदी से जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर जी। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपसे निवेदन है कि आज की इतने शुभ दिन के ऊपर और कैसी महिलाओं के क्या योगदान रहा है और उनकी किस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था से में क्या बदलाव आया है, उस पे आपसे सुनेंगे। जी नमस्कार। मैं सभी को पंचायत राज दिवस की सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ। और हम ये जानते हैं कि आवाज आ रही है? हाँ, एक बार अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। आपका वीडियो ऑन नहीं हो रहा मेरा, यही है कि वीडियो ऑन नहीं हो रहा। एक बार आप देखो जी। आ रहा वीडियो आ रहा आपका आ रहा। ओके हाँ जी 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 हम ये सब जान। हेलो थोड़ा कैमरा सही कीजिए, आपका कैमरा मोबाइल का सही कीजिए, सही आ रहा हो। जी जी जी
ठीक है। अब ठीक मैडम, अब ठीक। हाँ, ओके। हाँ, जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश की आत्मा गाँव में बसती है और स्वराज्य का अर्थ यही है कि सबका साथ सबका विकास। तो कई बार क्या है कि महिला ऐसे, मैं सोच नहीं रख सकती ऐसे कि महिला कुछ नहीं कर सकती। मैं जब जिला प्रमुख बनी तो मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं हुई कि मैंने कुछ काम नहीं किया। मैं हमेशा जनता के हित में काम करती आई हूँ और गाँव में जहाँ मुझे महिला मिलती है और उनकी महिलाओं की कोई समस्या होती है उसका मैं समाधान करती हूँ। चाहे मैं किसी गांव दौरे पे जाती हूँ, अगर मुझे 10 मिलती है तो मैं 10 महिलाओं को ये पूछती हूँ, भाई आपकी क्या समस्या है। कई बार होता है कि महिला सरपंच बन जाती है, प्रधान बन जाती है, तो उनको घर से ही ऐसा कहा जाता है कि आप कुछ नहीं कर सकती। नहीं, तो मैंने उन महिलाओं को ये समझाया कि आप अपने घर वालों से बात करिए और कहे कि जब मैं सरपंच बन गई तो मुझे कुछ करने का मौका दीजिए। तो ऐसे बहुत सी महिला आगे आई है। मान लो भाई हम कहीं बैठे होते हैं तो किसी को मैं ऐसे बोलती हूँ कि 2 शब्द किसी के लिए बोलो, तो 2 शब्द बोलती है। तो काफी महिलाएं आगे आ रही है और मुझे पहले कुछ ऐसी समस्या नहीं हुई, लेकिन मैं 2 साल तक मेरा अच्छा कार्यकाल रहा है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो महिला सरपंच होती है, महिला प्रधान होती है, प्रमुख होती है, तो जहाँ सरपंच होती है वहाँ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है उसको साथ ले चलने की। प्रधान होती है जब बीडीओ की जिम्मेदारी होती है उसको साथ ले चलने की। और ऐसे ही जिला परिषद में सीओ होता है तो समूह को साथ ले चलने की, तभी गांवों का विकास हो सकते हैं। ऐसे गांवों में हम विकास बहुत करा सकते हैं। देखो लड़ाई, अगर गांवों की लड़ाई के लिए हमें लड़ना पड़े तो हम लड़ते हैं और बाहर निकल के मैं हमेशा जैसे कोई गांव में विकास की कोई कमी हो रही है तो मैं जरूरतमंद वहां काम भी देती हूँ। आज हम चरागा की बात करें तो मैं जब चरागा की बात करती हूँ, जो चरागा आज ऐसी कोई जगह तो ऐसी बची नहीं है, लेकिन बची हुई जगहों को हम बचा सकते हैं, ये सोच मैं रखती हूँ। जहाँ मान लो आज गायें ऐसे रोडों पे घूमती है, एक्सीडेंट होता है, तो बहुत कुछ मैं बात करके ये कहती हूँ कि हमें नरेगा ऐसी योजना है जिससे चरागांव में ज्यादा काम हो सकता है। तो ये हमारे कलेक्टर सीओ के पास पावर है, हमारे प्रमुखों के पास ये पावर नहीं है। हम चाहते हुए भी वो काम नहीं करा पाते, कभी कभी ऐसी वो हो जाता है, इसके लिए हमें लड़ना पड़ता है। तो मैं तो ऐसा है कि सोचती हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हौसला हम बुलंद रखेंगे तो महिला बहुत आगे बढ़ सकती है। हम कहाँ से सीख के आते हैं? क्या माँ के घरों से तो सीख के नहीं आते ना। तो हमें सीखा जब हम गाँव में उतरते हैं या गाँव के बाहर निकलते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आविष्कार ही एक जर्नी है कि जो हम आगे बढ़ सके। और महिला आज बहुत कुछ कर रही है। हम देखते हैं कि महिला कहाँ क्या नहीं कर रही है, यही सोच के गाँव की महिलाओं को भी हम आगे लाते हैं। हाँ, शहरों में बस बहुत सी महिलाओं की ये रहती है कि मुझे ऐसा नहीं, कैसे करूंगी, लेकिन हम उनको विश्वास दिलाते हैं। मैं जरूर विश्वास दिलाती हूँ उनको कि आप मैं आपके साथ हूँ। आप अपने सेक्रेटरी को कहकर ये काम निकलाओ और आप प्रधानों को मैं ऐसे बोलती हूँ कि आप वीडियो को कह के काम निकालो और ज्यादा गाँव में काम होए। मैं ज्यादातर गाँवों में, स्कूलों में और जो शमशान घाट वो जरूरत होते हैं वहां ज्यादा मैं काम दे रही हूँ, कि रोडों के वगैरह तो सरकार करा ही रही है, लेकिन हम ऐसे सोचते हैं कि आज शिक्षा की बहुत जरूरत होती है। आज जहाँ स्कूलों में वाले बिल्डिंग नहीं है तो हम वहाँ पे कमरा निर्माण के लिए और सी बहुत सी योजनाओं में हम पैसा दे रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि अगर महिलाओं को कहीं भी कहीं सपोर्ट करे कोई तो महिला पीछे नहीं हटेगी, महिला आगे बढ़ती रहती है। महिला एक सोच रखती है कि गांव के विकास के लिए, कि कैसे हमारे गांवों में विकास हो और कैसे हमारे गांव में लोग बाग परेशानी का जूझ नहीं करे। साथ ही मैं उन सभी महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि जो महिला ये सोच, उनके जैसे मान लो सरपंच बन गए और बाय द वे कोई मीटिंग होती है तो वो खुद नहीं बैठती, मैं उनको कहती हूँ आप बैठा करो,
जब आप बैठोगे मीटिंग में तो आपको सुनने को मिलेगा और आप बोलने का मौका मिलेगा, तो मौका मिलेगा तो भी आगे बढ़ोगे। और मैं इतना सा कहना चाहती हूँ कि हमारे जो सीओ साहब है, सीएम साहब की जो आज योजनाएं चल रही है, बहुत अच्छी योजना है। आज मैं यहाँ बैठी हूँ सिसोड़ा गांव में, आपने महंगाई राहत कैंप क्या हुआ, अभी मैंने उद्घाटन किया है। तो आज मैं अभी एसडीएम साहब से यही कह के आई हूँ कि आप इसको संभालो, मैं थोड़ी देर उनके साथ जुड़ती हूँ और पंचायत राज दिवस के लिए बात करती हूँ। तो ऐसा लगता है कि गाँव में महिला ज्यादा काम कर सकती है। मेरा कहने का मतलब है गाँव में अगर महिलाओं को मौका दे तो बहुत कुछ कर सकती है महिला। जी धन्यवाद जिला प्रमुख मैडम चंद्रकांत कौर जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और आपने कहा कि महिलाएं किसी से कम नहीं। हाँ कहिए मैडम। हाँ, एक बात और कहना चाहती हूँ, जैसे ग्राम सभा होती है तो ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए, तब हम गांव का कुछ विकास कर पाएंगे। सही कहा आपने। जिला प्रमुख महोदय ने बिल्कुल सही कहा कि आप 30 साल हमारा जो पंचायती राज अधिनियम लागू किए हो गया, और ग्राम सभा की अगर मीटिंगों में जाते हैं, क्योंकि मैं पिछले 30 साल गवर्नमेंट के साथ काम किया है, मैं गवर्नमेंट के साथ जुड़ा रहा हूँ, तो ग्राम सभा प्रभारी रहा हूँ काफी जगह, लेकिन वहाँ देखते हैं कि महिलाओं की जो ग्राम सभा में उपस्थिति होती है वो बहुत ही नगण्य होती है, और जबकि आधी आबादी हमारी महिलाओं की है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो भी निर्णय होते हैं वो पुरुष प्रधान का निर्णय होते हैं। महिलाओं की क्या समस्या है उन ग्राम सभाओं में आज भी चर्चा नहीं होती। लेकिन सरकार ने ग्राम पंचायत विभाग ने एक ऑर्डर लिखा है, और उस ऑर्डर में ग्राम सभा से पहले महिला सभा की भी रखा गया है। तो आप जैसे जिला प्रमुख हैं, तो आप अपने एरिया में कम से कम ये सभा कराइए, जिससे ये निकल के आए कि महिलाओं की क्या समस्या है, क्योंकि ग्राम सभा में महिलाओं की समस्या पर कभी चर्चा नहीं होती। और आपने जो बिंदु उठाए बहुत महत्वपूर्ण है कि महिलाएं सब कुछ कर सकती है, वास्तव में सब कुछ करती है। आप कह रहे गांव के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, सही बात है। और आधे से ज्यादा जो आबादी है वो गांव में बसती है, तो इसके लिए अब महिलाओं को भी आगे आना होगा, वो ग्राम सभा में अपना भागीदारी निभाए, और जब वो भागीदारी निभाएगी तो निश्चित रूप से गांव की रूप बदलेगा। मैडम कुछ कह रहे हैं आप? अनम्यूट है, आप खोलिए अपना इसमें। सर ऐसा कहना चाहती हूँ, जब मैं गांव में जाती हूँ तो महिलाएं मेरे पास आती है और महिला ये बोलती है कि आज हम जानते हैं कि 1100 रुपए का सिलेंडर, 1150 रुपए का सिलेंडर हो गया है, उसके लिए आप हमारे लिए कुछ करो, महिला ये बोलती है। तो मैंने जरूर उनको आश्वासन दिया था कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगी, आपकी समस्या मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगी, और वाकई मेरा एक काम हुआ है। आज 500 रुपए का सिलेंडर मुख्यमंत्री जी ने किया है। वेरी गुड। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी को। चलो ये एक तो मुद्दा सिलेंडर के पर, मैं इस की हेल्थ को लेकर महिलाओं की अनेक तरह की समस्याएं रहती है, लेकिन ग्राम सभा में कभी भी वो मुद्दे उठकर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आज हमारे पूरे देश की स्थिति है कि गायनोलॉजी डॉक्टर की कहीं आवश्यकता मतलब कहीं भी नहीं है, पंचायतों के तक दिखे हैं। पंचायतों से ऐसे प्रस्ताव पास करवाए कि वो गायनोलॉजी डॉक्टर कम से कम ग्राम पंचायत में जो आपके पीएचसी बनी हुई है उसमें। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि जैसे अहिंसा, महिलाओं की हिंसा होती है, तो हिंसा कहाँ से होती है? घर से होती है। तो महिलाओं को वहां पे बात करनी पड़ेगी अपने पति से। पुरुष से समाज जो है वो, मैं ये नहीं कहती कि पुरुष से ज्यादा हिंसा करता है, लेकिन महिला के साथ हिंसा करती है। ये बात हम गाँव में रहकर आसपास महिलाओं को जोड़कर, मैं ये महिलाओं को, बड़ी बूढ़ी महिलाओं को भी समझाते हैं कि भाई आपकी जो
तो बेटी है। इस तरह से अगर महिला बाहर निकलेगी तो आपके 2 पैसे कमा के लाएगी, आपका परिवार अच्छा से चलेगा। कभी हम बात आती है कि भेदभाव, जैसे लड़का लड़की के साथ भेदभाव होता है, उसके लिए भी मैं चर्चा करती हूँ। तो मुझे राम प्रसाद मैं जी, ध्यान दे रही हूँ और मेरे पास। थैंक यू। हाँ बताइए क्या कह रहे थे? जी मैं हमारे मैं साथ बहुत जिला प्रमुख मैडम से निवेदन है कि आप ने जी जिस तरीके से महिलाओं की भागीदारी की बात की है, आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर ये निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक खुशी का विषय है। मैं तो मैडम आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस तरीके के बैठकों में महिलाओं को थोड़ा-सा जी प्रोत्साहित कीजिए, जिससे आज जी 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 जो हमारी जो पंचायती राज दिवस का है कि जी सशक्त महिला, सशक्त पंचायत, जी 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 सशक्त राजस्थान। जी हमारे बीच में जी 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 एसआर मीना जी अभी जुड़े हैं। आप जॉइंट सेक्रेटरी प्लान से हैं। नमस्कार जुड़ने के लिए। खूब व्यस्त कार्यक्रम के बीच में आप जुड़ पाए हैं। सर अभी तक हमारे साथ नमस्कार सर। सर आप अनम्यूट कीजिए ना प्लीज। सर आपको अनम्यूट। हाँ यस नमस्कार नमस्कार। सर, परफेक्ट। मैं सुन रहा हूँ आपका। मैडम बहुत अच्छा बोल रही है जिला प्रमुख जी। हेलो सर प्लीज आप चर्चा में हाँ बात कर मैडम, सकते हैं हाँ जिला प्रमुख। मैं सुन रहा हूँ। मैडम व्यवहारिक बात बता रही हैं, क्या क्या एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की क्या अपेक्षाएं हैं उनके बारे में बता रही है। मैं सुन रहा हूँ, बहुत पहले से सुन रहा हूँ। प्लीज कंटिन्यू करें। चलो अब हमारे साथ में चित्तौड़गढ़ के सरपंच पुष्पलता जी भाटी जी जुड़े हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग करें कि उनकी ग्राम पंचायत के जो एक्सपीरियंस रहे हैं वो शेयरिंग करें। पुष्पा जी। जी सर, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आपका माइक स्पीकर ऑन करें। ओके सर ऑन है स्पीकर। ये नहीं बताओ। हाँ आवाज आ रही है पुष्पा जी। सर मैं सरपंच पुष्पा भट्ट, ग्राम पंचायत भट्टों का बामनिया, ब्लॉक कपासन है और तहसील सर जिला डिब्रूगढ़। और पंचायती राज दिवस की तरफ से आज सर सबको हार्दिक शुभकामनाएं सर। आवाज आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है पुष्पा जी। आ रही है, आराम से बोलिए, आ रही है आवाज। सर किस तरीके से? सर भारत मूल रूप से गांव से बसता है सर, और गांव प्रगति के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता, और पंचायती राज के बिना गांव प्रगति नहीं कर सकता है सर। इसी के साथ में सर मैं पंचायती राज के अधिकारों और उनकी जानकारी होने के लिए अति आवश्यक होती है। मैं आप सबको मेरा अनुभव बताती हूँ सर। सर मैंने जब चुनाव लड़ा तब मेरे को थोड़ी घबराहट होती थी कि भाई कैसे क्या होगा, और मैं सरपंच बन जाऊंगी तो कैसे पंचायत राज का कार्य करूंगी और क्या वो होगा। तो सर हम धीरे धीरे जब चुनाव जीतकर पंचायती राज में सरपंच बने तब थोड़ी घबराहट कम हुई, और पंचायत में जाना आना और मीटिंगें करना सब देखा करा तो थोड़ा बहुत घबराहट कम होने लगी और आना जाना लगा। और उससे मेरे को सर बहुत सीखने को भी मिला कि बाहर मीटिंगों में जाना है तो अच्छा है, कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और सर जैसे कि मैं बाहर पंचायत में जाती हूँ, मीटिंग में जाती हूँ, तो वहां पे जाने पर सबसे मिलना जुलना तो थोड़ा बहुत अनुभव मिलता है कि कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है।
पंचायत में अपनी। और सर मैं नरेगा में भी जाती हूँ, देखती हूँ वहाँ पे भी कैसे में काम चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। और वहाँ की महिलाएं जो नरेगा में काम करते हैं उनसे बातचीत करती हूँ, उनको कैसा क्या है क्या नहीं है, तो वो सब उनकी जानकारी बताते हैं कि कैसे काम चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। सर थोड़ी सी क्या है कि आज इतने दिनों में वो हो रहा है कि भाई सबसे मिलना हो रहा है, तो थोड़ी घबराहट सी ऐसे महसूस हो रही है कि इतनी बड़ी सबसे प्रस्ताव कैसे लेते हैं पंचायत में, जैसे चारागाह का प्रस्ताव लेना है तो कैसे क्या करना है। इसके अलावा सर आंगनबाड़ी में जैसे महिलाओं को पोषाहार मिलना, बच्चों को पोषाहार मिल रहा है, कितना मिल रहा है, कैसे नहीं मिल रहा है, वो मैं खुद जाकर के लेती हूँ, देखती हूँ उनका कि भाई कि आगे से उनको दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, बच्चों को कितना देना है, और महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को कितना क्या करना है, तो मैं खुद जाकर के देखती हूँ सर। और नरेगा लाइट साइट पे भी जाती हूँ सर मैं खुद, और वहाँ के मतलब कि महिलाएं जो होती हैं श्रम करती हैं, उनसे भी खुद से उनसे भी पूछती हूँ कि तुम्हारी क्या तकलीफ है क्या नहीं है। तो किसी का सर मतलब कि ये मतलब सर वो ये कि मजदूरी उनके उसमें आई है कि नहीं आई है। तो अभी थोड़े दिन पहले मैं खुद गई तो वहां पर देखा मैंने कि एक महिला के उसके मतलब कि वो श्रम तो कर रही है पर उसकी मजदूरी उसके खाते में नहीं आई है। तो उसको मैंने ई मित्र से मिलाया, उसकी जानकारी ली कि भाई क्यों नहीं आ रही, आगे से कैसे बंद है क्या नहीं है। तो उसके खाता नंबर थोड़े गलत आने से उसकी बंद थी, तो उसकी वापस से मैंने मजदूरी चालू करवाई सर। ऐसे ही और भी जो मतलब कि एक जॉब कार्ड है, तो किसी का जॉब कार्ड नहीं बना हुआ है तो मैंने जॉब कार्ड भी बनवाए हैं बहुत सारे जनों के कि भाई कि आप लोग तो आगे से सरकार आपके लिए काम है। तो उनके जॉब कार्ड के लिए भी गई हूँ। एक बहू बेटी थी सर, तो उसको क्या हुआ कि उसको यहाँ से जॉब कार्ड कोई दे नहीं रहा था, तो मैं उससे आधार कार्ड वगैरह लेकर के और उसको भी जॉब कार्ड बनवा के दिया कि भाई तुम भी काम श्रम करो यहाँ पर भी। और सर मतलब ये है कि मैं खुद जाती हूँ, देखती हूँ, मेरे को खुद को अनुभव मिलता है इस चीज से कि भाई कि जाना चाहिए। और महिलाओं के लिए सर सबसे ज्यादा वो है कि अभी हमारे गांव में पानी की इतनी समस्या थी, तो मैंने आगे होकर के पानी के पाइपलाइन वो करवा के गड़वा के घर घर में पानी की व्यवस्था करवाई है महिलाओं के लिए। और चारागाह में भी जाती हूँ सर, वहाँ पे भी क्या है कि सर जन झाड़ियाँ वगैरह ये थी, तो वहाँ पे बबूल कांटे वगैरह तो वो सब साफ करवा के चारागाह में अच्छे बढ़िया दूसरे पौधे नरेगा से दूसरे पौधे वगैरह लगवा कर उसको भी सुरक्षित की है सर, और मेटबंदी करवाई है। तो उससे क्या है कि अपनी चारागाह भूमि गायों के लिए बची हुई है, नहीं तो सर बहुत अतिक्रमण हो जाता है। तो अब थोड़ा बहुत अतिक्रमण भी हुआ था तो उसको हटवाया, और अब लड़ाई भी लड़ी सर, उसके लिए हमने प्रशासन को साथ रख करके मैंने खुद वो काम करवा करके अब चारागाह भूमि सुरक्षित है, और वहाँ पे बढ़िया पेड़ पौधे लगवा चुकी हूँ सर मैं वहाँ पे। और सरपंच बनने से थोड़ा बहुत अनुभव भी मिला है बाहर आने जाने से सर, और मिलने से। तो मैं खुद मेरे पंचायत की प्रधानमंत्री हूँ, मेरे को खुद को गर्व है कि आज मैं महिला सरपंच बनी हूँ। तो मैं गांव में जहाँ पे कहीं निकलती हूँ तो सब महिलाओं से बातचीत करती हूँ कि भाई आपको क्या समस्या है क्या नहीं है। तो वो अपनी समस्या बताती हैं कि भाई ये समस्या है। किसी के परिवार में जाकर के देखना है कि किसी महिला को क्या परेशानी है, तो खुद बताती है कि भाई कि मेरे को मतलब आवास नहीं है उनके, तो आवास के लिए भी उनके देखा है कि भाई घर अरे तो आवास के लिए उनका प्रस्ताव लेकर के उनको आवास दिलवाए सर। और महिलाओं को आगे करने के लिए उनको गृह उद्योग के लिए सर मैंने उनको वो प्रोत्साहित किया है कि तुम लोग भी घर पे बैठ के कुछ कर सकती हो। तो उनको इसमें जोड़ा है कि
आप लोग भी घर बैठ के कुछ काम करो। तो वो मेरे को देख करके कहती है कि भाई आप सरपंच बने हो तो हम भी कुछ कर सकते हैं। मैं कि जरूर, सब महिला आगे बढ़कर कुछ ना कुछ कर सकती है। ऐसा नहीं है कि भाई महिला कुछ नहीं कर सकती है। तो आज सब महिला खुश है कि आप हमारे लिए इतना काम करवाओगे। तो तालाब में सर, तालाब की तरफ पानी नहीं जाता है, तालाब गांव का पानी गांव में रह जाता है। तो मैंने नाला, बड़ा नाला बना के तालाब से जोड़ा है उसको। तो आज बारिश की वजह से सारा पानी गांव का सब तालाब में जा रहा है। तो सब खुश हैं इसी चीज से कि ये भी बहुत अच्छा काम करा है आपने सरपंच साहब। सर ये सब काम करने के लिए मैंने अपने परिवार वालों से, मतलब सरपंच बने तो परिवार वाले हमारे साथ थे सर। सब ने मेरा साथ दिया कि बनो और काम करो और सीखो कि आगे के महिला क्या क्या कर सकती है। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि नहीं कि आप सरपंच बनोगे घूमते फिरोगे, ऐसा कुछ मना नहीं किसी ने। हमारे परिवार वाले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं सरपंच बनी हूँ तो उन्हीं की वजह से बनी हूँ। तो उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया है कि आप करो काम, आगे बढ़ो। और अभी कोई भी मीटिंग होती है, कपासन होती है या चित्तौड़ होती है तो मैं जाती हूँ सर, और उस मीटिंगों में मैं भाग लेती हूँ। उससे मेरे को सरपंच साहब मैं यहाँ रुकूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने, क्योंकि समय का हमारे पास अभाव है, क्योंकि घड़ी हमारे अलाउ नहीं कर रही है, 11:41 होने को जा रहे हैं। लेकिन आपने ये तो साबित कर दिया कि महिला क्या नहीं कर, आपने ये साबित कर दिया कि महिला क्या नहीं कर सकती है। महिला सब कुछ कर सकती है। और आपने इस गांव को मिसाल दिया, और आपने चारागाह भूमि डेवलप कराया। आपने पानी का तालाब है, जो पानी नहीं जा रहा था उसमें पानी में करवाया। और जैसा आप आंगनवाड़ी विजिट करके आंगनवाड़ी अच्छा सा संचालन कर रहे हैं, और वैसे ही मैं सोचता हूँ आप स्कूलों में भी आप जाकर उसका, स्कूलों का भी अवलोकन करती होंगी और उसको भी अच्छे से संचालन का काम करती होंगी। तो आज जो पंचायती राज का जो उद्देश्य था कि महिलाएं सशक्त हो, महिलाएं आगे आए, उस कड़ी में आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और आप और भी आगे महिलाओं को आगे ले जाने का काम करेंगे। और उसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे साथ पंचायती राज के जॉइंट सेक्रेटरी साहब SR मीणा साहब जुड़े हैं, तो मैं अब उनसे आग्रह रहेगा कि वो अपनी बात रखें। मीणा साहब। सभी को पंचायत, आज हमारा राष्ट्रीय पंचायत दिवस है, इसके ऊपर सभी को शुभकामनाएं। और आपने ये कार्यक्रम रखा, और कार्यक्रम में आपने जनप्रतिनिधियों और पूरे सिस्टम जो NGO है और इस तरह के जो सोशली जो वर्क करते हैं, जिन लोगों के साथ जोड़ा है, हमारे सेक्रेटरी महोदया RD वो भी जुड़ी थी। और उन लोगों ने जो भी आप लोगों ने डिस्कशन किया, उसी कड़ी में मैं भी इसमें 2-3 बातें जोड़ना चाहता हूँ। सही मायने में जो पंचायती राज का इम्पोर्टेंस धीरे धीरे बढ़ा है। लोग सरपंच इसलिए नहीं बनना चाहते हैं कि उनको प्रतिनिधित्व करना होता है, बल्कि इसलिए चुनना चाहते हैं कि वो सही तरीके से जनता की पार्टिसिपेशन निश्चित कर सके। आप जो पहले मोटिवेट करते थे लोगों को कि आप इसमें भागीदारी लें, और भागीदारी शायद वो हम आज इस लेवल तक पहुंच गए कि हर जनता किसी न किसी रूप से सरकार में भागीदारी निभा रही है। ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है। और इस अचीवमेंट में बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए, बहुत सारे लोगों ने किए, बहुत सारी कानून व्यवस्थाएं बदली, संविधान में संशोधन किया। लेकिन ये मूल भावना भारत की थी कि जनता का सरकार में भागीदारी रहे, शासन में भागीदारी रहे। जैसे मैडम बता रही थी, मैडम भट्ट ने अभी बताया कि भाई मैं परिवार की वजह से बनाऊं। मेरा कहना है कि परिवार ने आपको सपोर्ट किया, और सपोर्ट के बाद में आप जनता के द्वारा बनाई गई हो, तो आप ग्राम पंचायत में एक महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख पद पर आप काम करती हैं। जनप्रतिनिधियों का चुनने के बाद में जनता को किस तरह सहयोग मिले, ये एक महत्वपूर्ण टास्क होता है हमारे सिस्टम का। और उसके लिए हमारी ग्राम सभा होती है। जितनी सशक्त ग्राम सभा होगी, उतना ही सशक्त पार्टिसिपेशन जनता का पंचायती राज सिस्टम में हो पाएगा। जनप्रतिनिधि
पहले भी सिस्टम इसी तरह से था, जनप्रतिनिधि जाते थे, केंद्र में चुन के चले जाते थे, राज्यों में चुन के चले जाते थे, लेकिन फिर भी स्थानीय समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता था। इसीलिए वैधानिक प्रोविजन किया गया 73वें संविधान के माध्यम से। इनको ना केवल राइट्स दिए गए बल्कि फाइनेंशियल स्ट्रॉन्गनेस भी इनको की गई। आज हमारे जो फाइनेंस कमीशन है, जिनका अनुदान आज डायरेक्ट ग्राम पंचायत को मिलता है, जो ट्रांसपेरेंसी आई है, जिससे पावर्स आए, लेकिन पावर्स के साथ साथ हमें जनता की और भी भागीदारी अपेक्षित है सिस्टम को आगे बढ़ाने के। जिला प्रमुख महोदय बोल रही थी कि हम जाते हैं तो ये समस्या आती है। डेफिनेटली जनप्रतिनिधि जाता है तो वो ये नहीं देखता, जनता ये नहीं देखती जनप्रतिनिधि किस स्तर पे उसके जो उसके कार्य क्षेत्र से बाहर की समस्या है। जैसे गैस की रेट कम कराने की बात कर रही थी तो मैडम ने जनता पहले से ही डिमांड कर रही थी, तो जनता की भावना है, ग्राम पंचायत के माध्यम से जो भावनाएं आती उन्हीं को ध्यान में रखते सरकार कानून बनाती, उसी से सरकार कोई स्कीम लागू करती, योजनाएं संचालित। मैं आपको ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि यूएनओ ने जो एसडीजी सतत विकास लक्ष्यों का जो निर्धारण किया था, उनकी 2030 तक पूरा करने के लिए, उनको लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो सिस्टम था, उसके लिए हमें 9 थीम की धारणा दी गई है और वो लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत वो हम काम कर रहे हैं। हमारा पंचायत राज में ग्राम पंचायत का महत्व इस बात के लिए है कि हमें आजकल उन 9 थीमों को अचीव करने का पंचायत राज संस्थाओं को अधिकार होगा, उसके लिए सबसे सुटेबल एजेंसी माना, संस्था माना। हम उन 9 थीमों को अचीव करेंगे। मैं इस संबंध में हमारी जो सिस्टम, जो भी आप लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनसे मैं कहता हूँ कि ये सारी चीजें, सारी जनप्रतिनिधियों की भावना तब तक सार्थक नहीं होगी जब तक जन सहभागिता नहीं होगी। मैं एक छोटी सी हमारी संस्था है GPC, ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेशन कमेटी। यहाँ से अगर हम शुरुआत करते हैं और ग्राम सभा सही तरीके से मोबिलाइज करके नागरिकों की उपस्थिति सुनिश्चित कर लेते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम अच्छी तरह से एक विकास की ओर अग्रसर रहेंगे, जिसमें आम सहमति रहेगी, जन सहभागिता के हमारे विकास प्रस्ताव तैयार होंगे और इन सब प्रस्तावों को प्रायोरिटी और मापदंडों के अनुसार नापने के बाद में ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में हम शामिल करेंगे। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान ही वो आधार है जिससे हम जन सहभागिता सुनिश्चित करते हैं और विकास में हमारे सहयोग, हमारी अपेक्षाओं को शामिल कर सकते हैं। आप जो ये संस्थाएं बहुत सारी, जैसे आपका ये भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और अन्य स्टेट्स में आप काम कर रहे हैं, वहां पर जो सामलाती भूमि को आप अच्छी तरह से विकसित करके उसको सामूहिक रूप से जो सामुदायिक कार्यों के लिए जो उपयोग कर रहे हैं, डेफिनेटली एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है। मैं आपकी संस्था के कई कार्यक्रमों में शामिल हुआ हूँ, जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि महिला जनप्रतिनिधियों का आप स्ट्रेंथिंग करते हैं। मैं केंद्र सरकार की प्रायोजित एक स्कीम है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जिसमें हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हर व्यक्ति को, जो भी जनप्रतिनिधि चुना हुआ है, जिसको प्रशिक्षण दिया जाए, उसका दक्षता निर्माण इस तरह से किया जाए कि उसके क्या राइट्स हैं और किस तरह से उन राइट्स को वो उपयोग करता है। हम बहुत पहले से जानते हैं कि 29 सब्जेक्ट 73वें संविधान के माध्यम से पंचायत राज संस्थाओं में है, 18 विभाग उसके तहत काम करते हैं, लेकिन ये हमें इन राइट्स को लेने के लिए तब तक हम पूरी तरह से हमें ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, तब तक हम नहीं कर सकते। विशेष तौर से महिला जो जनप्रतिनिधि चुने हैं, और ये खुशी की बात है कि अपने यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 56,000 जनप्रतिनिधि महिला है। इन जो 55% की लगभग बैठती हैं, तो मेरा ये मानना है कि जब तक इनको कार्य प्रणाली का अच्छी तरह से पता नहीं होगा, मैं कतई ये नहीं सोच रहा कि महिलाएं कमजोर हैं, महिलाओं को ज्ञान नहीं है, लेकिन ये पहले प्रारंभिक स्तर पे जब महिला जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं तो कार्य प्रणाली का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो दूसरा सेक्टर आ जाता है। इसमें जो प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण में अपनी सहभागिता दें और अपेक्षा अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों ये सुनिश्चित कर रही है। हमारे अब भी
अभी तक जो लास्ट ईयर अप्रोक्सीमेटली 80,000 जनप्रतिनिधियों ने हमारे जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए थे जिसमें भाग लिया, और हम अब की बार पुनः कोशिश कर रहे हैं कि 1.5 करोड़ जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दें। प्रशिक्षण का मॉड्यूल्स हम एक ट्रेनिंग नीड असेसमेंट होता है जिसके आधार पर तैयार करते हैं। हम हमारी जो सिस्टर कंसर्न्स हैं जिनका भी सहयोग लेते हैं, और अब की बार कोशिश करेंगे कि आप जैसे जो डायरेक्ट जनप्रतिनिधि के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी हम शामिल करें, ताकि वो प्रशिक्षण का मॉड्यूल्स इस तरह एक व्यवहारिक मॉड्यूल तैयार हो। हम सैद्धांतिक ने व्यवहारिकता के आधार पर वो मॉड्यूल्स तैयार करेंगे। हमारी बहुत बड़ी संस्था IGPRS है और NIRD के निर्देशन में काम करती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस दौर में जब हम अब बहुत टेक्नोलॉजी के तौर पे हो गए हैं, तो मैं जनप्रतिनिधियों से ये अपेक्षा करूंगा कि जब पूरा सिस्टम टेक्नोलॉजी आधारित है, मतलब मेरा मतलब सीधा है पोर्टल बेसिस पे एनालिसिस होता है, जनप्रतिनिधियों को पोर्टल के संबंध में भी ज्ञान आवश्यक है ताकि वो पोर्टल से संबंधित सूचना ग्राम पंचायत स्तर पर भर सके, विकास को हर स्तर पे किया जा सके। जो भी आपने असेस क्रिएट की उसको अपना जो पोर्टल में ही उसको अपलोड करें और पोर्टल बेस पे ही पैसों को खर्च करने की व्यवस्था डालें। जैन पोर्टल इस तरह के क्रय के संबंध में काम लें, और ई ग्राम स्वराज और अन्य जो पोर्टल हैं इनका सही तरीके से उपयोग करेंगे तो आप पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के साथ जन भावनाओं को विकास की योजनाओं में शामिल कर पाएंगे। मैं और भी एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जो 18 डिपार्टमेंट हैं, हम उनके साथ कई बार कोशिश ये करते हैं कि वो हमारे अधीन नहीं है, हमारे अधीन ना होकर वो हमारे सहयोगी होते हैं। सहयोगी होने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम आपस में उन योजनाओं का कन्वर्जेंस करके ग्राम का संपूर्ण और सर्वांगीण विकास और सतत विकास के लिए हम कार्य कर सकते हैं। इस संबंध में हमें सोचना होगा। जैसे बहुत सारे काम अब नरेगा में इतने सारे काम हैं जो हम करवा सकते हैं, जिसमें हमारे स्टेट के ऊपर इतनी लायबिलिटी नहीं आती, केंद्र सरकार की स्कीम है, लेकिन हमें कन्वर्जेंस करेगा। जैसे उसके चाहे हॉर्टिकल्चर के साथ मिशन, हॉर्टिकल्चर के साथ करें, कृषि विभाग के साथ करें, और चाहे व्यक्तिगत लाभ की योजना करें या सामुदायिक की स्कीम्स के बारे में करें, लेकिन हम कन्वर्जेंस बहुत जरूरी। तो मेरा तो 2 ही चीजें हैं, आप पूरी तरह से जो हमारे प्रिस्क्राइब्ड जो सब्जेक्ट्स हैं, स्कीम्स हैं, और आपकी जो राइट्स हैं और आपकी जो संभावना है उनके बारे में आप पूरी तरह से प्रशिक्षण लें। महिलाओं को विशेष शिक्षण कार्यक्रम दिया जाता है, और अगर जरूरत हुई हमारी अगर नीड असेसमेंट करते हैं और जब आवश्यकता हुई तो और अधिक भी इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसके साथ ही ये जो महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, ये मैडम ने भी कहा है और हम भी मानते हैं, सरकार भी मानती है कि महिलाओं की सहभागिता से ही पंचायती राज संस्थान सुदृढ़ हो पाएंगे। हमारा प्रयास यूनिसेफ के साथ ये भी रहा है कि हम बाल सभाएं आयोजित करें, बालकों को भी आपसी जो पंचायत राज सिस्टम के बारे में अवगत कराएं, और हम एक सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ सकें, ये मेरा मानना है। और आपने ये आज इस पंचायत दिवस पे ये कार्यक्रम आयोजित किया है, आप आयोजक और इसमें सभी भाग ले रहे हैं, जिनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे खुशी होगी राज्य सरकार को आप सुझाव देंगे प्रशिक्षण और इसको और सुदृढ़ीकरण के संबंध में, हम शायद उनको हमारी सीमाओं में रहते उनको पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी। आपने सभाएं अगर सही व्यवस्थित रूप से होने लगे तो शायद दोनों ही बदल जाए, और उसके जो प्रस्ताव आएंगे वो भी बड़े महत्वपूर्ण होंगे। और महिलाओं की निश्चित रूप से आज भी हम जो ये कभी महसूस कर रहे हैं कि ग्राम सभाओं में महिलाओं की जो भागीदारी है बहुत कम रहती है, वो अगर बढ़े तो निश्चित रूप से पंचायती राज सशक्त होगा। और आपने एक और आपने कहा कि जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हमारे NGO सिस्टर ऑर्गेनाइज है उनको शामिल करेंगे, और तो हम भी सोचते हैं कि अगर आप ऐसे संस्थाओं को जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से दोनों तरफ फायदा है, क्योंकि संस्थाएं भी धरातल रूप पर काम करती है, उनका भी एक अनुभव होता है। इसी कड़ी में हमारे SR मीणा साहब से भी आग्रह है कि कुछ और जुड़े रहे। जो भी अगर इस दौरान 1.5 घंटा चर्चा हुई है, किसी के भी कोई प्रश्न है तो वो हाथ करें और उसके प्रश्न को तो उसका जवाब हम लोग दे सकें।
राम प्रसाद ठीक है जी, जी, कोई प्रश्न और? सर कुछ क्वेश्चंस प्रश्न आए हैं। मैं वैसे चैट बॉक्स में दिख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर में भी दिख रहे हैं। तो जैसे एक डॉक्टर मालती गुप्ता जी ने प्रश्न रखा है, मैं पढ़ रही हूँ। अगर तो क्या सरपंच पुष्पा जी, जैसे पुष्पा जी के लिए है, और सर आप भी जोड़ सकते हैं इस प्रक्रिया को, क्या सरपंच पुष्पा भट्ट जी को गांव में घूंघट प्रथा देखने को मिली? यदि हाँ, तो इस विषय पर क्या कदम उठाए और उन कोशिशों के लिए क्या असर हुआ, उन कोशिशों का क्या असर हुआ? धन्यवाद सरपंच दिवस के लिए। तो अगर पुष्पा जी जो प्रश्न है मैं दोबारा चाहे तो पढ़ सकती हूँ। पुष्पा जी वही नहीं मैडम को आवाज बंद। हेलो, म्यूट पे है पुष्पा जी। हाँ हाँ, थैंक यू जी मैडम। हाँ, इन्होंने एक प्रश्न रखा है आप हमारे श्रोतागण में डॉक्टर मालती गुप्ता जी ने, कि क्या सरपंच जो के रूप में घूंघट प्रथा को देखने को मिला और उससे कैसे उसका सामना किया और क्या कदम उठाया आपके लिए, और जो पंच और भी होंगे, वार्ड पंच और गांव में और भी महिलाएं हैं, उसके लिए क्या प्रयास किया है क्या? जी मैडम, मैं ये कहती हूँ कि मैंने तो पहले से भी मैं घूंघट प्रथा को नहीं मानती हूँ मैडम, और सरपंच बनने के बाद में मैंने घूंघट प्रथा बिल्कुल नहीं रखी। और जो मेरे साथ में जो वार्ड पंच है, महिला हैं, उनको भी मैंने मना करा है कि आप लोग पंचायत में आओ तो घूंघट प्रथा बिल्कुल नहीं चाहिए। बोले गांव में किसी काम से गांव में रहो और परिवार में हो तो करो, पर पंचायत में आने के बाद में आपको घूंघट प्रथा बिल्कुल नहीं रखनी है। और बाहर तक ही है, पंचायत में नहीं, और बाहर भी जाओ तो भी घूंघट प्रथा बंद करो। इस घूंघट प्रथा से कुछ नहीं है, आगे घूंघट में बैठी रहेगी महिला तो कुछ नहीं कर सकेगी। अगर कुछ करना है तो बाहर निकलो और अपना जोश और अपनी हिम्मत बताओ कि अपन क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। अभी मेरे साथ में इस ब्लॉक में, कपासन ब्लॉक में मैडम 23 पंचायतें हैं, जिसमें से 13 पंचायत महिला ही है। तो अभी वो मीटिंग में जुड़ती है तो उनको वो घूंघट में, एक दो सरपंच मैडम घूंघट में मीटिंग में थे, तो उनको मैंने वापस से कहा कि घूंघट में अगर सरपंच ही घूंघट लेकर के बैठेगा तो वो आगे क्या काम करेगा। तो वो कहते हैं परिवार ससुराल वाले सब रहते हैं। मैं कहा मेरे खुद के साथ में, मेरे बड़े बुजुर्ग ससुराल वाले सब रहते हैं, पर पंचायत के समय पर अपन उस घूंघट प्रथा को छोड़ के और अपन आमने सामने उनका मुकाबला करेंगे, जब जाकर के वो सोचेंगे, उनको पता चलेगा कि भाई महिला भी कुछ कर सकती है। आज महिला अगर घूंघट में बैठी रहेगी तो वो तो ये है, कोई बात नहीं, कुछ बोलती भी नहीं है, कुछ कहती भी नहीं है, तो वो बहुत गलत है महिला के लिए। इसीलिए मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि महिला को आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए ये घूंघट प्रथा को छोड़नी चाहिए, तभी आगे महिला बढ़ सकेगी और कुछ कर सकेगी अपने लिए। घूंघट निकाल के बैठ जाएगी महिला तो कुछ भी नहीं कर सकती है मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी, और सबको प्रेरणा दी, आपसे मतलब प्रेरणा मिल रहा है, और काफी साथी जो जुड़े हैं उनको भी, और आगे से आगे ये काम बढ़ाने का आपने जो बहुत महत्वपूर्ण, खासकर राजस्थान में ये बहुत बड़ी समस्या है, और लेकिन फिर भी आगे कैसे बढ़े उसका आपने मार्गदर्शन किया है। और मैं अब एक अगला प्रश्न लेना चाहूंगी ममता कुंवर जी का। सर मीना जी, सर आपके लिए एक प्रश्न है। एक प्रश्न इन्होंने रखा है ममता जी ने, कि सर आज भी बहुत सारी पंचायत में महिलाएं सिर्फ नाम मात्र की सरपंच है, उसके लिए भी चैट बॉक्स में है सर डाला, उसके लिए भी कुछ ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, तभी सारे देश में महिला सशक्त होंगी, और अभी भी कमी है हमारे सिस्टम में। सर ये प्रश्न है आपके लिए। डेफिनेटली वास्तविकता है, कई बार क्या जो महिला जनप्रतिनिधि हों उनके प्रतिनिधि भाग लेते हैं, और इसके लिए स्ट्रिक्टली हमने डायरेक्शन निकाले हुए हैं कि जो भी जो इनकी वैधानिक जो मीटिंग होती है जिसमें सरपंच का होना आवश्यक है, अदरवाइज जो मीटिंग नहीं होती। लेकिन ये कई जगह पर ऐसी सिस्टम है, और इसके ग्रेजुअली आदेश निकल रहे हैं, और मैं ये मानता हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। अब ये पहले बहुत ज्यादा परसेंटेज में था, नाम मात्र की नगण्य ऐसी स्थितियां आई, जैसे मैडम अभी बता रही थी, मैडम भट्ट, कि कुछ जगह ऐसी स्थितियां हैं घूंघट निकालती हैं, लेकिन ये ग्रेजुअली समस्या समाधान होगा। एक पंचायती राज सिस्टम ही एक ऐसा है जिसमें एक शुद्ध गृहिणी को एक प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है, और
लोगों की समस्या का सुनकर उसके समाधान करने का उसको दायित्व दिया गया है। ये हमारे संविधान की महत्वता है और ये धीरे धीरे अच्छी मैं समझ रहा हूँ कि इसमें बहुत अच्छी हमारी प्रोग्रेस हुई है और आने वाले शायद कुछ ही वर्षों में पूर्णतः हो जाएगी। जो जनप्रतिनिधि है महिला, वो पूरी तरह से उसको संभाल पाएगी और जन भावनाओं के अनुसार और उनके जो अधिकार दिए हैं जिनके अनुसार वो कार्रवाई करेगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे लगता है ये जो मार्गदर्शन आपने दिया कि किस तरीके से ज्यादा लोग हम भाग ले सकते हैं और पंचायत को मजबूत करें, महिलाएं भी कैसे आगे बढ़ सकती हैं, ये बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है सर। और एक दो और प्रश्न और सभी साथियों जो हमारे श्रोतागण हैं, सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चंस चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर क्वेश्चन एंड आंसर का जो बॉक्स है उसमें आप डाल सकते हैं। तो अभी हमारे सारे पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। अभी हम 5 मिनट 12:10 पे एंड करेंगे, तो 5 मिनट 10 मिनट और है। तो इसमें अगर आप प्रश्न और डालें तो हम ले सकते हैं। अभी एक दो और प्रश्न उसको मैं रखना चाहूंगी। कुछ एक प्रश्न है जिसमें अश्विनी जी और मेरे ख्याल से ऐसा मीना सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है इसमें कि पंचायती राज संस्थाओं में विपक्ष को भी प्राथमिकता उपस्थिति में देनी चाहिए, इससे विपक्ष सक्रिय होगा और वह असली लोकतंत्र की तरफ हम बढ़ेंगे। एक चतर सिंह जी का प्रश्न था, तो इसमें क्या सुझाव होंगे? दरअसल पंचायत के विपक्ष क्या, जब मीटिंग होती है तो मेरे को नहीं लगता है कि विपक्ष उस पर खुल के बात करता है। जब इनकी आम सभा होती है पंचायत में, जब उनको पूरा अधिकार है कि अपनी बातें रखें उसमें। ऐसा नहीं है कि लोकतांत्रिक चर्चाएं होती हैं। और दूसरी बात, जब ग्राम सभा होती है उसमें कोई नागरिक भाग लेता है, उसमें उन्हें कोई पक्ष और विपक्ष भाग नहीं होता उसमें। जो भी ग्राम सभा, गांव जो भी नागरिक है वो नागरिक उसमें ग्राम सभा में भाग लेता है और ग्राम सभा की बात उसमें आगे बढ़ती है। तो मेरे को ये बात असर थे कि आदमी जैसे अपने पंच चुना और पंच अगर जाए नहीं उसमें आम सभा में, तो फिर कैसे होगा ग्राम पंचायत की भी। और दूसरी बात, अगर ग्राम सभा आयोजित की गई है, कोई नागरिक नहीं जाए तो वो कहे कि मेरी भावनाओं के अनुसार अनुरूप विकास नहीं हुआ या मैं ऐसा चाहता था ये नहीं हुआ। तो ये मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जो चीजें हैं वो अपन दूर कर पाते हैं। मालती गुप्ता जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? मैम मालती गुप्ता जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? प्रॉब्ली वो अनम्यूट नहीं कर पाएंगी, वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। राम प्रसाद जी, ये जो पक्ष विपक्ष की बात हुई, मैं कुछ कहना चाहता हूँ इसमें। जी सर। राम प्रसाद जी, ये जो पक्ष और विपक्ष की जो बात है, क्योंकि पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में कोई दलगत राजनीति नहीं है और कोई पार्टी भी नहीं है। चुनाव होते हैं उसके बाद में, क्योंकि सब लोग वहां पर ग्राम के विकास के लिए आते हैं, तो चुनाव के बाद में वो सब खत्म हो जाता है और ग्राम पंचायतों में आम राय से निर्णय लिए जाते हैं। अब आम राय बनाने में अगर किसी की कोई दूसरी राय है तो वो रख सकते हैं और उसके ऊपर बातचीत हो सकती है। तो विपक्ष की ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई विपक्ष ये कह रहा है और वो ये कह रहे हैं। वहां तो गांव के सब लोग बैठते हैं और वो आपस में बात करते हैं और वहां पर नहीं है, इसलिए विपक्ष का कोई ज्यादा सवाल नहीं है। सवाल ये है कि लोगों के जो मत हैं वो कुछ अलग अलग होते हैं कि भाई सड़क वहां से गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी, या फिर बांध वहां बनाना है कि नहीं बनाना, या चरा के विकास में हमें पेड़ पौधे लगाने कि नहीं लगाने, या बाउंड्री बनाने की नहीं बनानी, उसको गोचर को डेवलप कैसे करना है। तो ये सारी चीजें वहां पर बात हो जाती है और बात करके फिर निर्णय लिए जाते हैं आम राय से। तो विपक्ष का पंचायत में मुझे लगता है कि कोई ज्यादा
हाँ, सही फरमा रहे हैं अश्विनी जी, आप सही कह रहे हैं कि ऐसा ही है कि अगर चुनाव के बाद कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता, कोई दल के आधार पर वहां पर चुनाव ही नहीं होते, और मात्र अपना शुरू में ही आपने के विचार रखने का सबको अधिकार है, पंचायती करने का सबको अधिकार है, वो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पक्ष विपक्ष कुछ भी नहीं होता। और अंत में जाकर पंचायती में एक राय पाना एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है, बने और उसको प्रस्ताव पारित करें और उसको विकास की ओर ले जाएं। जी, और किसी के प्रश्न है या फिर हमारे धन्यवाद साथ डॉक्टर मालती गुप्ता, बस डॉक्टर मालती गुप्ता जी जुड़ गई हैं, शायद वो बात कुछ रखना चाह रही थी, वो अनम्यूट भी कर रखी है। मालती जी, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही हमारे पास, आप अनम्यूट तो हैं बट आवाज नहीं आ रही। ओके, कुछ टेक्निकल इशू है। आवाज आ रही है, आप बोलिए मालती जी, आपका आवाज आ रही है। डॉक्टर मालती जी, नहीं आवाज नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है। तो एक और प्रश्न है जो मैं शायद अश्विनी जी, मालती जी, हेलो मालती जी, डिम्पल, हाँ, आई थिंक वी नीड टू एंड। यस लिखा था बस एक, देयर इज अ बैक टू बैक प्रोग्राम, तो मैं हर्ष जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी पैनलिस्ट, सभी श्रोताओं को आप एक बार हमारे तरफ से धन्यवाद। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज हमारी पंचायती राज 30 साल पूरे होने पर जो आज कार्यशाला FES और उर्मिल समिति की तरफ से रखी गई थी, और इसमें जो पार्टिसिपेंट में अश्विनी जी कुमार जी और हमारे जिला प्रमुख चंद्र कंवर जी और पुष्पा भाटिया जी, और हमारे विशेष रूप से SR मीणा साहब जो जॉइंट सेक्रेटरी पंचायती राज के, और अन्य संस्थाओं के भी जो हमारे साथ जुड़े और अपने महत्वपूर्ण प्रश्न रखे, उनका सुझाव भी हमारी तरफ से देने का प्रयास किया। तो सभी को और सभी साथियों को और जो जुड़े उनको सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं ऐसी उम्मीद और आशा करता हूं कि जब भी इस तरह की वेबिनार रखी जाएगी आप योग देता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू। लिख रही है मालती जी। अब मालती जी कुछ लिख रही हैं, एक मिनट, आवाज अनम्यूट कर सकते हैं मालती जी? थैंक यू मालती जी, आप प्लीज मेल कर सकते हैं, उसमें चैट बॉक्स में आपको डाला लिखा गया है, तो आगे हम बात कर पाएंगे। थैंक यू सबको धन्यवाद। थैंक यू राम प्रसाद जी, और थैंक यू सभी स्पीकर्स का जो इसमें भाग लिया, और बहुत ही महत्वपूर्ण हमने शुरुआत कर पाए हैं आज की महत्वपूर्ण पंचायती राज दिवस को आज सेलिब्रेट कर पाए। 30 साल उसका पूर्ण हुआ, और आगे भी इसको सशक्त करेंगे। सबका धन्यवाद। ओके, थैंक यू।